जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मील का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरों का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है भैया, सामान्य प्रक्रिया है। मतलब वो जांच की एजेंसी को दे दिया गया है, अब जांच की एजेंसी ने एफआईआर कराया है, ना कराएंगे जैसा कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस एक बड़े घटनाक्रम पर जिसकी जांच की आंच इन दिनों कांग्रेस नेताओं को घेरे हुए है। कहा यह जा रहा है कि जांच का दायरा बढ़ता जाएगा और कांग्रेस के कई बड़े नामी चेहरे इसके दायरे में आ सकते हैं। ऐसे में होगा क्या ये कोई सियासी साजिश है या फिर ये बदनाम करने की एक कोशिश भर है? इस पूरे बवंडर पर आज हम चर्चा करने के लिए जुटे हुए हैं। पहले ईडी ने जांच की और अब राज्य की एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो इस पूरी जांच का क्या असली मायने हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच रखेंगे अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में कई घोटाले हुए हैं, उनके सिलसिलेवार जांच की घोषणाएं की गई है। इन जांच के क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके का इसका असर होगा, एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम रुक करेंगे हमारे साथ रवि गवलानी जी हैं, पहले उनसे समझ लेते हैं कांग्रेस का क्या पक्ष है, कांग्रेस इस तरीके के आरोपों पर क्या कहती है। रवि जी, आपने सुना पहले 2 दिन 2 बड़े घोटाले, शराब घोटाला सामने आया, कोयला घोटाला सामने आया, इस पर एफआईआर की गई, 100 नामों के एफआईआर है। अब 2 और मामले खुल गए हैं, कस्टम मिलिंग घोटाला भी हो गया, डीएमएफ घोटाला भी हो गया, अधिकारियों को भी जकड़ लिया गया है। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि साजिश है, बदनाम किया जा रहा है, चुनावी है। कांग्रेस आखिर इस बवंडर से, इस भंवर से निकलेगी कैसे? देखिए मोहन जी, आप एक बात को समझिए कि सबसे पहले हमारे प्रदेश में ईडी आती है, ईडी एक्शन लेना शुरू करती है आज से लगभग 2.5-3 वर्ष पहले। आज 2.5 से 3 वर्ष बीत गए, ईडी एक्शन पे एक्शन लिए जा रही है, एक्शन में एक्शन लिए जा रही है, सरकार बदल जाती है और अब एक नई जांच एजेंसी आ जाती है, एंटी करप्शन ब्यूरो, और उसके बाद सीबीआई की भी एंट्री होती है और कहा जाता है कि राज्य की भी एजेंसियां जांच करेंगी। तो क्या इनकी ईडी फेल हो चुकी है? क्या ईडी ने जो जांच की वो सारी खत्म, अब राज्य जांच करेगी? मतलब अपने ही एजेंसी के ऊपर शक कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब एक एजेंसी जांच कर रही है तो ये जांच करके ये मीडिया के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी सो कॉल्ड एजेंसियां क्या बताना चाह रहे हैं कि शुरू में 2 नाम आते हैं, उसको बढ़ा करके 200 कर दिया जाता है, वो भी तब जब सरकार चली जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका षड्यंत्र पूर्वक ये काम हो रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा को चुनाव में ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें मैनिपुलेट हो रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर बात करेंगे मोहन जी, तो आप आंकड़े उठाइए, लोकसभा में इनके मंत्री जी जो है वो सारे आंकड़े रखे हैं कि अगर 3,500 मामले हैं तो उसमें से केवल 30 मामलों में ही कन्विक्शन हुआ है और 99,000 करोड़ रुपए का मामला आता है तो सिर्फ 900 करोड़ की ही संपत्ति के ऊपर एक्शन हो पा रहा है। मतलब लेस देन 1%,
ईडी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ईडी जो है वो सिर्फ डराने और धमकाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उसको सीधे लग ही नहीं रहा है कि हम कैसे फाइट कर सके, तो वो अपनी एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं इस तरह से डराने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रही है, उसको डरा रही है और जनता को यह बता रही है कि कांग्रेस गलत कामों में लिप्त है। लेकिन अगर आप ब्रॉड वे में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तथ्यों को मैनेज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को मैनेज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी एफआईआर को मैनेज कर रही है। जो पहले नाम नहीं थे वो अचानक से आ जाते हैं, नई जांच एजेंसियां आ जाती है, कहीं ना कहीं सिर्फ फाइलों का ट्रांसफर चल रहा है ताकि मीडिया में बने रहे, चर्चाएं होती रहे। लेकिन जब आप धरातल पर जाएंगे, एट द एंड जब मामलों पर डिसीजन आएगा, तब आप देखिएगा मोहन जी कुछ नहीं निकलेगा, सारी चीजें शून्य होंगी। बिल्कुल। चलिए, दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अग्रवाल जी, आपने सुना ये जो आरोप हैं वो सियासी हैं, कागजी हैं, इस तरीके की बातें आएंगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी तक किसी को सजा नहीं दिलाई है, मामला लीपा पोती तक सिमट जाता है, इस तरीके की बातें हैं। ये कोशिश आप लोग ने जो की है उसे कहा जा रहा है चुनावी है, लोकसभा में कांग्रेस के नेताओं को दबाने की कोशिश है। मोहन जी, आपके और आपके दर्शकों को और मीडिया में बैठे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मोहन जी, भ्रष्टाचारी लोग बहुत डर गए हैं क्योंकि सुशासन की सरकार आ गई है और इस जनता ने जिस हिसाब से भ्रष्टाचारियों को उनका आदेश सुना दिया है, और आदेश जनाधार इसलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे भ्रष्टाचारियों को जहां उनकी जगह वहां पहुंचाने का काम करेगी। और मोदी जी ने गारंटी दिया था कि ये मोदी की गारंटी है कि हर भ्रष्टाचारी का स्थान जहां पे होना चाहिए वहां पहुंचेंगे। अरे रवि जी, आप तो इस जांच का स्वागत करिए। अगर आप निर्दोष है तो सजा के हकदार आप नहीं है, सजा का हकदार वो है जो आपकी पार्टी के लोग हैं, जो इस सत्ता के मदहोशी में इस छत्तीसगढ़ महातारी को जो लूटने का कृत्य किया था आप लोगों ने, उसका जनादेश है। और इस जनादेश का सम्मान मोदी जी ने कहा था, और मोदी जी ने एक वर्ड यूज किया था, शायद में आपने सुना नहीं होगा, और जनता ने उसके ऊपर विश्वास किया था। भ्रष्टाचारियों को उनके स्थान पर भेजने की मोदी की गारंटी, और इस प्रदेश की जनता ने विश्वास करके आपके कुकर्मों के खिलाफ, आपके कांग्रेस के भ्रष्टाचारी अधिकारी और नेताओं के खिलाफ जनादेश दिया था, और उस जनादेश का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी तो देखते जाइए, अभी 100 नाम, पता नहीं कितने भ्रष्टाचारी आपके तहखाने में छिपा के रखे थे भूपेश बघेल जी और आपकी सरकार ने, जो आज एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं, और 100 नाम बोल के पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए थे। इटली की सोनिया गांधी जी इसको एटीएम बना दी थी, इसको चारागाह बना दी थी। अग्रवाल जी, लेकिन साक्ष्य क्या है? आरोप तो है, आरोप सुन रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं, कब साक्ष्य सामने आएंगे? कितने दिन? साक्षी मोहन जी, जो आज तक रानू साहू, समीर विश्नोई और उसके फाट में सौम्या चौरसिया सभी आज जेल में, ये साक्ष्य से कम है क्या? सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक इनका बेल का आवेदन लग चुका है। अगर इनको जमानत नहीं मिल रही है तो साक्ष्य है, तभी जमानत नहीं मिल रही है। चलिए 30 सेकंड जल्दी जवाब दे दीजिए रवि जी। कई गंभीर आरोप, और इन आरोपों की वजह से कांग्रेस को जनता उस नजरिए से देख रही है। अब वोटिंग करने का समय है और आप लोग इस तरीके के आरोपों से घिरे हुए हैं। देखिए मोहन जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, शायद दिनेश अग्रवाल जी को पता नहीं है, मैं उनको बताना चाहूंगा, ये केंद्र की एजेंसी है, इसमें राज्य का कंट्रोल नहीं होता है। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पिछले 2.5 वर्षों में वो 2-4 नाम के आगे बढ़ नहीं पाई, अचानक राज्य सरकार बदलते ही उसके पास नामों की लिस्ट आ जाती है और वो कहती है कि इसमें स्टेट जो है वो फर्दर एक्शन ले। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कांग्रेस के इशारे पर चल रही थी? क्या ये लोग भूल गए हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है वो डायरेक्ट केंद्र गवर्न करती है? ये कैसी बात कर रहे हैं? ये अपनी जांच एजेंसी के ऊपर इसी की तो जांच होगी, इसी बात के लिए जांच एजेंसी को दिया गया है। अनिल जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। अनिल जी, इस तरीके के कई केस, खास तौर पे राजनेताओं पे जब केस लगते हैं तो वो आरोप इस तरीके से ले लिए जाते हैं कि राजनीतिक है, फंसाने की कोशिश है, बदनाम करने की कोशिश है। इस पूरे घटनाक्रम को 5 बड़े घोटाले
किस ढंग से आप देखते हैं, इसमें कितने तथ्य हैं, कितनी सच्चाई है, या फिर ये हवा में उड़ जाएंगे, कुछ साल बाद हम भूल जाएंगे? देखिए मोहन जी, आज ही ईओडब्ल्यू ने 2 नई एफआईआर दर्ज की है। एक डीएमएफ घोटाले को लेकर के है और एक चावल घोटाले को लेकर के है। और उसमें तो रानू साहू पे जो आईएएस है वो दोबारा उन पर एफआईआर हुई है, तो उनके लिए और मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन बाकी जो हैं वो नए चेहरे हैं और पुराने कुछ आरोपी भी हैं। देखिए, केंद्र की एजेंसी हो चाहे राज्य सरकार की एजेंसी हो, बनाई ही इसीलिए जाती है कि आप करप्शन की जांच करें, और ये मामले खुद सरकार सौंपती है, खुद कार्रवाइयां होती है, उस पर जांच आगे बढ़ती है। ईओडब्ल्यू तो केंद्र सरकार की एजेंसी नहीं है, वो तो ईडी है जो केंद्र सरकार की एजेंसी है। उसने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू जो राज्य सरकार की एजेंसी है, उसने उस पर मामला दर्ज किया। और ये अभी नहीं है, ये पिछली भूपेश बघेल सरकार में भी हमने देखे कई मामलों में ईओडब्ल्यू बैठाई गई। तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी कितना होगा ये न्यायालय में तय होगा। लेकिन जांच एजेंसियां अभी फिलहाल ईमानदारी से काम कर रही हैं। मैं एक बड़ा मुद्दा उठा, हम 6 महीने पहले चलते हैं। विधानसभा में मैंने देखा था कि जो मोहन मरकाम थे विधायक, उन्होंने सबसे पहला मामला उठाया कि डीएमएफ घोटाला जो जिलाधीश के अंडर में होता है उसमें कितना बड़ा करप्शन होता है। खुद कांग्रेस के विधायक थे मोहन मरकाम, उन्होंने ये बात भ्रष्टाचार की बात विधानसभा में कही। तो उसके बाद तो जब चूंकि बीजेपी की सरकार बन गई, उसे तो ये मौके मिलने ही थे कि आप ही के विधायक ने आरोप लगाया और उसी आधार पर जांच जो है आगे बढ़ी है। बहरहाल, जिस तरह चावल घोटाले में एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे लग रहा है ईमानदारी के साथ उस पर आगे बढ़ना चाहिए। जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जनता की योजनाएं जनता के पास जानी चाहिए थी। लेकिन अफसर, व्यापारी और दलाल, इनका जो गठजोड़ बना, उसके चलते ये करप्शन सामने आया है। आज 2-2, 3-3 आईएएस आपने जेल में हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जेल में हैं, व्यापारी जेल में हैं, कोयल व्यापारी जेल में हैं। और ईडी के छापे तो हमने देखा कि कुछ भाजपा नेताओं के यहां भी पड़े थे, उनके रिश्तेदारों के यहां भी पड़े। तो ये ईमानदारी के साथ कार्रवाई होना चाहिए। जहां तक आप कह रहे थे कि इसका होगा क्या, ये तो निश्चित हो रहा है। हमने भी देखा है कि समय की छलनी के साथ साथ जैसे जैसे राजनीतिक प्रतिबद्धताएं आती हैं, वो मामले अपने आप खत्म हो जाते हैं। योगी सरकार के समय में बीजेपी ने श्वेत पत्र जारी किया था, लेकिन एक भी करप्शन वो मामले साबित नहीं कर पाई 15 साल में। इसी तरह आप देखिए कि पिछली भूपेश बघेल सरकार थी, रमन सरकार के जाने कितने सारे घोटाले थे, उन्होंने कितने पर कार्रवाई की। सब में कहीं ना कहीं समझौता और मिलीभगत वाली स्थिति हो गई, जनता ने ये देखा है। तो सवाल यह है कि एजेंसियां ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं, लेकिन न्यायपालिका और सरकार कितनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगी, यह भविष्य बताएगा। चलिए, ये तो भविष्य बताएगा, पर इस तरीके के आरोपों की जांच जब चलती है तो काफी लंबी हो जाती है और सत्यता के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बीजेपी क्या जब जांच हाथ में ले रही है तो भरोसा दिलाएगी इस तरीके की जांच में देरी नहीं होगी, लाल फीताशाही नहीं होगी, या इसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल जैसी चीजें नहीं होंगी? अग्रवाल जी, आरोप लगा दिए आप लोग, जांच के लिए इंतजार, पेशी, ये सारी चीजें काफी लंबी प्रक्रिया है। क्या अगले 5 साल के लिए आप लोग ये राजनीतिक हथियार रखे थे क्या, जिसका इस्तेमाल हुआ है अभी? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक हथियार का उपयोग नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो बोलती है और करती है। ये भ्रष्टाचारी लोगों का स्थान नियुक्त कर दिया गया है, और आपने, हमने, पूरे प्रदेश ने देखा जिस हिसाब से शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला, आपका सदन में आप सबने देखा था कि गोबर घोटाला हुआ। इतने बड़े बड़े घोटाले करके पार्टी बैठी थी। 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, जिस छत्तीसगढ़ मातारी को चीर हरण करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, और इससे छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई से डर रहे हैं क्योंकि चोर डरता है, साहूकार कभी नहीं डरता, और चोरों का डरना लाजमी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, मैं आपके मीडिया चैनल में दबंगाई से बैठ के बोलना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचारी लोग डर चुके हैं, क्योंकि मोदी के गारंटी का कार्ड चल चुका है और इनका रास्ता तय हो चुका है। अभी तो 100 नाम बोल रहे हैं, 100 नाम की दुआई कर दे रहे हैं, पता नहीं और कितने नाम आएंगे। रवि जी, आपके कौन कौन विधायक जेल जाएंगे, कौन कौन मंत्री जेल जाएंगे, चिंता मत करिए। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ और भारत बनाने की भारतीय जनता पार्टी गारंटी है। और आप लोग जो भ्रष्टाचारी हो जेल जाओगे, और जो साहूकार है वो बच के रहेगा। इसलिए मेरे को नहीं लगता रवि जी आपको ज्यादा इस बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी भ्रष्टाचार के शिकार होंगे तो निसंदेह ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये छत्तीसगढ़ के एक एक वोट की देन है,
जिन्होंने आपको बाहर का रास्ता देख के आके बता दिया है कि इस प्रदेश में अब भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। और 5 साल में आपने इतना भ्रष्टाचार किया, आपको 5 साल के लिए नहीं, आजीवन प्रदेश से इस जनता ने। रवि जी, ये कोई नया पैटर्न नहीं है, पूरे देश में इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं जिसमें कई मामलों की जांच हो रही है, ईडी अलग जांच कर रही है, और अगर जांच से कोई तथ्य सामने आता है, जो आरोप है वो सही है कि नहीं है, पता चलने के लिए जांच की जरूरत तो पड़ेगी। ईडी ने मामला राज्य को दिया, राज्य की एजेंसियां हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, ये दोनों जांच करेंगे। देखिए मोहन जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। पहले मैं अनिल द्विवेदी जी की एक बात को समर्थन करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। इसका मतलब होता है जांच जो हो रही है वो उसमें कोई मैनाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। बात इंटेंशन की है। अगर बोनाफाइड इंटेंशन से काम हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी, लेकिन यहां जांच मेलाफाइड इंटेंशन से हो रहा है। बात जब जांच भावनाओं से कार्रवाई की जा रही है। दिनेश जी ये कार्रवाई लग भी रहा है वैसा जी। मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। चलिए रवि जी की बात हो जाए। जांच की हो रही है तो इनके जो बहुत बड़े नेता हैं, जो बहुत बड़ी आसंदी पे बैठे हुए हैं अभी प्रदेश में, जिनका नाम पनामा पेपर्स में आया था, जिनका नाम नान घोटाले में आया था, उनको तो ये बड़े पदवी से संभाल रहे हैं, उनको पद दे रहे हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। अरे भैया, अपने गिरबान में भी झांक लो, अपने लोगों को देख लो, अपने नेताओं को देख लो, उनको तो बड़ी बड़ी आसंदी से विराज रहे हो। क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? ये क्लियर कट मैं कह रहा हूं मोहन जी, ये जांच, ये सारी चीजें अगर बोनाफाइड होगी तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। आपकी बात आ गई थी दिनेश जी। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू, आप लोगों की बात आती है, आप लोगों के नेता की बात आती है, आप लोग मुंह फेर लेते हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जांच नहीं होती, ठंडे बस्ते में सारा मामला चला जाता है। आप लोगों के नेता भी कोई दूध के धुले नहीं है, उनके ऊपर भी आरोप है, उनकी जांच क्यों नहीं होती है? रवि जी से मैं पूछना चाहूंगा, मोहन जी बहुत अच्छे से आरोप लगा रहे, 5 साल क्या कर रहे थे आप सत्ता में रह के? और बात करते हैं नान घोटाले की। अनिल टूटेजा आरोपी था, आपके हिसाब से क्यों उसको सर्वोच्च पद में बैठाया आपने? अनिल टूटेजा का रिश्ता क्या कहला रहा था भूपेश बघेल जी के साथ? आरोप आपने लगाया था, भूपेश बघेल जी ने लगाया था कि नान घोटाले का आरोपी मुख्य अनिल टूटेजा। जब आप कहां गए थे? उनको सर्वोच्च पद में बैठा के रखे थे, उनको बचाव में कार्रवाई कर रहे थे, आप आरोप लगा रहे हो। आरोप आप लगाते हो, दुष्कार आप करते हो। इस प्रदेश की जनता ने देखा है आपका एक एक कृत्य, और इस प्रदेश की जनता आपको आजीवन माफ नहीं करेगी। बच्चा बच्चा कह रहा है भूपेश बघेल भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, इटली की सोनिया गांधी भ्रष्ट है, आपकी इटली की और ये सारी बातें कहां से आ गई दिनेश जी? साहूकारों की बात करते हो, इटली की बात करते हो, काम आपका है, काम करने का काम आपका है, गारंटी दे रहे हैं। आप कहां से कहां पहुंच जा रहे हो? विषय से भटक रहे हो। पूरे जो आप इस तरह से आरोप लगाओगे तो हम उसका स्वागत नहीं करेंगे, खंडन करेंगे। आप जांच एजेंसी को जांच करने दीजिए ना, उसको हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? महतारी आपको शर्म करने बोल रही है। छत्तीसगढ़ महतारी आज लज्जित है, आपने लज्जित करने का काम किया था, और इस छत्तीसगढ़ महतारी ने बता दिया है कि इस छत्तीसगढ़ महतारी को जो लज्जित करेगा वो कोई भी पार्टी का हो, उसको बाहर का रास्ता दिखा करके ईओडब्ल्यू, एसीबी और ना जाने कितनी एजेंसी, अभी तो 3 एजेंसी हुई है। हम लोग निष्पक्षता की उम्मीद ना रखते हैं, पर एंट्री के लिए आप तैयार रहिए और फिर रोना रोइए आप टीवी चैनल में बैठ के। चलिए निष्पक्ष जो भी जांच करिए, निष्पक्ष करिए। ये कैसी जांच है? ठीक है, ये भ्रष्टाचारी लोगों की भ्रष्टाचार की जांच है। अपने नेताओं को अनिल जी बताएंगे। अनिल जी इस तरीके की जांचों को कई करीब से देख चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ी संख्या ज्यादा है और नेताओं की संख्या भी ज्यादा हो गई है। पिछली सरकार ने भी कुछ जांचें की थी, क्या लग रहा है अनिल जी इस तरीके की बातों में, आरोपों में कुछ सत्यता है? कुछ लोग तो गड़बड़ किए हैं, सब नहीं किए होंगे, कुछ तो होंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। आग है, धुआं है तो आग भी होगी। बिल्कुल मोहन जी, और यदि जैसा कि भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे दिनेश जी कि अभी तो महादेव सट्टा ऐप वाले मामले में भी कार्रवाई होनी है, एफआईआर होनी है, और अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए आने वाला समय थोड़ा सरदर्द साबित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। और लोकसभा चुनाव के समय अगर आपने, जैसा कि कहा जा रहा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है,
पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि दिनेश जी कह रहे हैं। अगर ये बात है तो क्या ये सचमुच जनता ये नहीं पूछेगी कि लोकसभा चुनाव के चलते ये कार्रवाई क्यों हो रही है? निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंताजनक है, उससे ये बच पाना बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। अब ये तय है कि पार्टी क्या रणनीति अपनाती है और इससे कैसे जूझती है। लेकिन जो बात आपने कही कि अगर राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं, अगर जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, तमाम तरह के FIR हो रही हैं, तो इसके नतीजे क्या होंगे? जनता को यह विश्वास कैसे दिलाया जाए कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्योंकि आप देखिए कि जब कांग्रेस सरकार थी तब भी उसने ईडी की कार्रवाई को पूरी निष्पक्षता से होने दिया, तभी तो आपने दो IAS अंदर हुए, तभी तो और भी भ्रष्ट चेहरे अंदर गए। तो कांग्रेस ने उसको रोका नहीं, उस करप्शन को आगे बढ़ने दिया। और बीजेपी भी अगर ये करती है तो निश्चित तौर पर जनता बीजेपी के प्रति खुश होगी, क्योंकि अब सरकार उनकी है। तो अगर महादेव ऐप सट्टा में जनता की गाढ़ी कमाई को जिस तरह से लूटा गया, बर्बाद किया, मतलब खींचा गया, उससे उन आरोपियों को जेल के अंदर भेजने की बात होनी चाहिए। तो चाहे कांग्रेस के समय के भ्रष्ट व्यक्ति हों, चाहे भाजपा के सरकार के समय के लोग हों, यही अंदर जाएंगे तो एक लगेगा कि हां, आप जीरो टॉलरेंट की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं, सरकार की छवि निखरेगी उससे। और आप देखिए कि राजनीतिक दल इस मामले में बड़े वो हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाने लगते हैं या कार्रवाई को वो रोक देते हैं, लेकिन अगर कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है तो ये निश्चित तौर पर जनता को लगेगा कि हां, जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जरूर ये लग रहा है कि अगर ईडी अभी आगे सचेत हुई है, EOW अब आगे बढ़ रही है, तो ये सवाल है कि आप किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे सकते हैं। और ये तो कार्रवाई होना भी चाहिए, क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा है, अगर DMF फंड में गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, अगर चावल घोटाले में अगर कमीशन दलाली खाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उससे सरकार के आर्थिक खजाने को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और मुझे लग रहा है भी ईमानदारी से और आगे कोई राजनीतिक दुर्भावना जैसी भी चीज देख रहे हैं क्या? चलिए, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, इसलिए जांच हो रही है। कुछ राजनीतिक असर भी इस पूरी जांच के दायरे में देखने को मिल रहा है। नाम जोड़ दिए गए कुछ लोगों के, विधायकों में 50,000 1 लाख रुपए में FIR हो गई। बिल्कुल हुई है, बहुत सारे कांग्रेस के विधायक भी इसमें शामिल हैं। नाम नहीं लेना चाहते, नाम सब जानते हैं। तो ये क्या फंसाने की कोशिश है? 50,000 रुपए लिया, FIR हो गई। देखिए, अभी तो मामला विधायकों के खिलाफ सिर्फ आरोप पत्र दाखिल हुए हैं। अगर वो कोर्ट उनको लगता है कि नहीं इनकी कुछ भूमिका है तो वो जेल भेजे जाएंगे, उसके बाद ही ये साबित हो पाएगा कि हाँ, वाकई में ये दोषी थे। अभी महज आरोप लगा देना, तो आरोप तो हर सरकार में हर विपक्ष के और सत्ता पक्ष के नेता के ऊपर लग सकता है, चस्पा होते ही रहे हैं। हमने चाहे वो भाजपा को भुगतना पड़ रहा हो, चाहे कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा हो। बिल्कुल, न्याय प्रणाली पर भी अपन को विश्वास रखना चाहिए। और रवि जी, कांग्रेस के पास अभी तो रास्ते हैं, अभी तो जांच होगी, फिर कानूनी मामला है, कानून फैसला करेगा, तो न्यायपालिका जो है वो सही फैसला करेगी। ये अगर राजनीतिक वेंडेटा से कोई काम भी कर रहे हैं तो उसका क्या होना है? कुछ होना नहीं है, कोर्ट में न्याय मिलेगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया बात कही आपने मोहन जी। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका के समक्ष जब पूरा मामला आएगा, जब सारी चीजें उनके टेबल पर आएंगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात अभी यहाँ ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 50,000, 10,000, 20,000 ऐसे में भी आरोप पत्र दाखिल करती जा रही है, और अगर उसका कोई बेस नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ईडी ने 99,000 करोड़ रुपए के मामले दर्ज किए, लेकिन साबित 900 करोड़ से भी ज्यादा नहीं हो पाए। तो ये क्या चल रहा है? ये मीडिया में ट्रायल क्यों चल रहा है? ये जांच एजेंसी का दिखा करके, डर दिखा के, भय दिखा करके छवि क्यों खराब की जा रही है? बात इस पर होनी चाहिए। अगर एक्चुअली में रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें आती है तो उसका स्वागत होता है, लेकिन क्या है ये 1% से भी कम रिजल्ट, और बाद में ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है बहुत बड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। ये कैसी कार्यवाही है जो साबित ही नहीं होती? ये कैसी कार्यवाही है जिसके खिलाफ साक्ष्य भी नहीं बन पाते? ये कैसी कार्यवाही है जो सिर्फ मीडिया के माध्यम से डराया और धमकाया जा रहा है? इस तरह की कार्यवाहियों को, ये दुर्भावनापूर्ण है, ये मेलाफाइड है, इसका कांग्रेस पार्टी खंडन करती है। चलिए अग्रवाल जी, इस तरीके की बातें बार बार आप लोग को सुनने मिलेगी। चुनाव में भी ये बातें आती हैं कि भाई हमको फंसाया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हम देख रहे हैं। क्या कोई ऐसा भरोसा देगी क्या भाजपा कि भाई निष्पक्षता है, ये देखिए हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं? मोहन जी, मैं आपके माध्यम से रवि जी भाई साहब से जानना चाहूँगा। शायद में वो प्रदेश से बाहर रहते हैं, इसलिए उनको नहीं मालूम IAS रानू साहू कौन है, समीर बिश्नोई कौन है, त्रिपाठी जी कौन है। ये समीर बिश्नोई जो माइनिंग के हेड थे, जो मुख्यमंत्री जी के पास विभाग था,
ये रानू साहू कौन है, ये सूर्यकांत तिवारी कौन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है जो आज जेल में है। अरे जेल में अगर हमने गलत ढंग से उनको डलवा दिया तो क्या न्याय एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं है क्या? न्याय एजेंसी आज तक जमानत नहीं दे पाई है क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग। रवि जी बता दीजिए क्या कहलाता है रिश्ता, कुछ है क्या रिश्ता? मोहन जी, रिश्तेदारी ये लोग निकाल रहे हैं, संबंधी सगे चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग निकाल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी पार्टी के लोगों को घसीटा जा रहा है, यही लोग रिश्ते बनाते हैं, यही लोग पहले बोलते हैं कि नहीं है, सारी चीजें इन्हीं लोगों के माध्यम से चल रही है। मैं क्या बताऊंगा कौन सा रिश्ता है? रवि जी उसके बारे में बता दो। वो मुख्यमंत्री के विभाग के अधिकारी और सबसे टॉप मोस्ट अधिकारी है जो भ्रष्टाचार में जेल गए हुए हैं। आपकी सरकार भी आपने बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मोहन जी आज एक बात बताइए, आज राज्य सरकार के अधिकारी रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेगा, तो क्या मुख्यमंत्री का अधिकारी होना क्या ये बात कुछ साबित कर देता है? ये किस तरह से? दिनेश अग्रवाल जी को बताइए, न्यायपालिका ऐसे नहीं चलती है, इनको बताइए। भाषण देना अलग बात होता है, साबित करना ये न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं न्यायपालिका के ऊपर हमें पूर्ण भरोसा है, न्यायपालिका से ही हमें न्याय मिलेगा। गारंटी और हर भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। और अरे सिर्फ बातें करे जा रहे हो भाई, कांग्रेस बातें करने से क्या आप ही होगा? का प्रधानमंत्री प्रक्रिया पर आ जाओ, प्रक्रिया पर चलिए आ जाओ। अनिल जी से एक फाइलेंड का कमेंट ले लेते हैं। भंवर जो जैसा कि हमने विषय भी रखा है, एक भंवर जाल सा बन गया है और भंवर में नेता फंस गए हैं। अनिल जी क्या देख रहे हैं भविष्य इस तरीके के आरोपों का भी और इस पूरी राजनीति का भी? देखिए मोहन, आपको एक वीडियो याद होगा, बड़ा वायरल हुआ था और भूपेश बघेल सरकार थी उस समय और उनके मंत्री थे जयसिंह अग्रवाल, कोरबा में कलेक्टर थी रानू साहू, और किस तरह उन्होंने सार्वजनिक बयान दिए थे कि रानू साहू कितने नाम लेकर के उन्होंने कहा था कितना करप्शन हो रहा है और कलेक्टर के खिलाफ। एक कलेक्टर के खिलाफ एक वहां का मंत्री शिकायत करे और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, आप सचेत नहीं हो पाए, सतर्क नहीं हो पाए। अगर आपको मैसेज देना था पब्लिक के बीच में तो आपको कहना था कि हमारे मंत्री ने जिस पर आरोप लगाए हम उस कलेक्टर को हटाते हैं, उस आईएएस को हटाते हैं। रमन सरकार ने तो ऐसी 2-4 अच्छी ईमानदार पूर्वक कार्रवाई की थी कि विधायक ने आरोप लगाए और कलेक्टर हटा दिए गए थे, लेकिन वहां तो पुरस्कृत किया गया। रानू साहू को कोरबा का कलेक्टर बना के जब रायगढ़ भेजा गया तो एक तरह से उनको पुरस्कार देने की बात हुई। तो सतर्क होना चाहिए। अगर आईएएस आपकी सरकार को छवि को बट्टा लगा रहे हैं, कार्यकर्ता देखिए कितनी मेहनत से आपकी सरकार बनाता है और उस पर बट्टा कौन लगाता है? आईएएस लगाते हैं, दलाल लगाते हैं, पूंजीपति लगाते हैं। और सूर्यकांत तिवारी तो वो चेहरा थे जो भाजपा में भी चले और कांग्रेस में भी चले 5 साल। तो कार्यकर्ता को आगे रखते अगर आप सरकार में काम करेंगे, सतर्क रहेंगे, तो सरकार न सिर्फ बचेगी बल्कि रमन सरकार की तरह कांग्रेस की भी सरकार 15 साल इस राज्य में चलती। चलिए, तो ये ऐसा सिलसिला है जिसमें आरोप प्रत्यारोप शायद अभी जल्द खत्म नहीं होंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, कई मामलों की जांच होगी, जांच के बाद कोर्ट में भी मामला जाएगा। तब तक इसी तरीके के तीर हमें दोनों साइड से सुनने को मिलेंगे। लेकिन अभी चुनावी वक्त है, इसलिए इन आरोपों को चुनावी लिहाज से भी देखा जा रहा है। फिलहाल समय कम है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ पूरी चर्चा में अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। दिनेश अग्रवाल जी ने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। और रवि गवलानी जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये आज की जो चर्चा है हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।